Hello students, welcome to Ganesh Coaching Commerce classes. Earlier we have started chapter number 3 of science, that is force and pressure, in which we learned about force. So let's recap what is meant by force. Force is a pull or push. फोर्स को हम लोग क्या सिंपली डिफाइन करते हैं, फोर्स क्या है, पुल और पुश है। जब ए पुल और पुश किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है तो अपना क्या चेंज करेगा, स्टेट ऑफ मोशन और शेप। जब पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है तो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा या तो शेप। स्टेट ऑफ मोशन का मींस क्या था वहां पे, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मींस क्या, मूव करने लगेगा। अगर वो मोशन में है, मूव कर रहा है, हम लोग उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अगर जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। कब तक डिक्रीज होगी, जब तक वो रेस्ट में ना आ जाए। फिर अगर रेस्ट में आ गया, फिर भी अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो फिर से वो पीछे की तरफ जाने लगेगा। अब शेप कैसे चेंज होता है, रबर बैंड को हम लोग कंसीडर करते हैं। रबर बैंड के ऊपर हम लोग फोर्स कैसा लगा सकते हैं, उसको स्ट्रेच करके। जब हम लोग रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, पहले जब हम लोग ने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया था, उसका शेप कंसीडर करो इतना था। लेकिन जब हम लोग ने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स किस फॉर्म में था, स्ट्रेच के फॉर्म में था, तो उसका शेप अभी इंक्रीज हो गया। तो उसने अपना शेप चेंज किया, किसकी वजह से, ड्यू टू द फोर्स। एंड अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करें जो किसका बना हुआ है, और थिन प्लास्टिक और पेपर, प्लास्टिक का बना हुआ है जो कैसा हो, पतला हो। अगर हम लोग उसको प्रेस करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, दब जाएगा। किसके वजह से, फोर्स के वजह से। तो इसमें क्या चेंज हुआ, उसका शेप चेंज हुआ। सो फोर्स जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा और डायरेक्शन चेंज करेगा और अपना शेप चेंज करेगा। हम लोग ने इसके अंदर दो टाइप्स देखे थे। सबसे पहला क्या था, कांटेक्ट फोर्स, एंड सेकंड वाज नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स को हम लोग ने कैसा डिफाइन किया था, जब कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर वो दोनों भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच में हो, मींस क्या, कांटेक्ट में हो, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल हम लोगों ने देखा था अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का मीनिंग क्या है, जब हम लोग पुश या पुल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो अपना क्या करेगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा, उसको हम लोग अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। तो अप्लाइड फोर्स जो था वो भी किसका एग्जांपल था, कांटेक्ट फोर्स का। स्प्रिंग फोर्स हम लोग ने देखा था, स्प्रिंग को जब हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर भी फोर्स जनरेट होता है। जब हम लोग स्प्रिंग को यहाँ पे दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तभी भी फोर्स जनरेट होगा। तो स्प्रिंग फोर्स भी किसका एग्जांपल था, कांटेक्ट फोर्स का। हम लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स देखा था। फ्रिक्शन फोर्स कैसा था, यहाँ पे रोड कंसीडर करना है, इसके ऊपर जब कोई व्हीकल मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कौन अप्लाई करेगा, जो सरफेस होगा, रोड होगा। रोड, यहाँ पे सरफेस कौन है, रोड है, तो रोड इस व्हीकल के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों अप्लाई करेगा, क्योंकि रोड नहीं चाहेगा कि आगे की तरफ मूव करे। तो इसीलिए अगर कंसीडर करना है कि ये जो व्हीकल है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रोड फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। एफ मींस फ्रिक्शन फोर्स। समझ आए, तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि फ्रिक्शन फोर्स कब अप्लाई होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट is moving on another object. ओके, सो यहाँ पे हम लोग कौन सा मूव करने वाला ऑब्जेक्ट किसको समझ रहे हैं, व्हीकल को, और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो व्हीकल मूव कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं रोड। सो फिर यहाँ पे जब व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट देन टू ऑब्जेक्ट अप्लाई फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कौन अप्लाई करेगा, जो रेस्ट में है, मींस क्या, जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सो यहाँ पे व्हीकल मूव कर रहा है रोड के ऊपर, सो रोड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, अगर वो कंसीडर करना है, अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है व्हीकल तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अगर वो व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का इस डायरेक्शन में होगा। क्यों अपोजिट डायरेक्शन होता है वहां पे, ताकि वो व्हीकल की जो स्पीड है वो स्लो हो। किसके वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या फ्रिक्शन फोर्स इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रिक्शन फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स जरूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्यों ज्यादा हो तब अच्छा है या कम हो तब अच्छा है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करें। अगर हम लोग रोड पे जा रहे हैं, अगर वहां पे बनाना का पील है, मींस क्या, केले के अगर छिलके गिरे हुए हैं, अगर हम लोग उसके ऊपर पांव रखेंगे, ठीक है, तो वहां पे स्लिप होने के चांसेस है। और स्लिप किस लिए होगा, अपन वहां पे स्लिप किस लिए होंगे, क्योंकि
जो हमारा पांव है, ठीक है, जो अपना फीट है उसका और रोड के बीच में कांटेक्ट कम हो गया। कांटेक्ट कम हो गया मींस क्या, अब वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम अप्लाई हो रहा है। सो फ्रिक्शन फोर्स जब कम अप्लाई होगा तो वहां पे स्लिप होने के चांसेस रहेंगे। यही केस हम लोग कहां पे देख सकते हैं, मड के अंदर। जब रोड के ऊपर मड है, हम लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो वहां पे स्लिप होने के, गिरने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा पांव का कांटेक्ट रोड के साथ अब कम हो गया है। किसके साथ अब हमारा कांटेक्ट आ गया है? हमारे फीट का कांटेक्ट मड के साथ। ओके, सो मड और बनाना पील तो स्लिपरी होते ही हैं। क्यों स्लिपरी होते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन का यूज होता है। सो इसीलिए फ्रिक्शन ज्यादा भी नहीं चाहिए अपने को, कम भी नहीं चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो मींस क्या इसका, अगर ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। कब मूव करेगा? जब वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो एग्जांपल हम लोग कहां पे देख सकते हैं? अगर बात करें हम लोग कंसीडर करो कि साइकिल ड्राइव कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, रोड पे चलाएंगे। अगर रोड प्लेन होगी तो हम लोग एकदम मस्त से स्पीड में चला सकते हैं। अगर हम लोग दूसरा रोड कंसीडर करें जिसमें खड्डे हैं और ब्रेकर्स आ रहे हैं बार बार, तो उसके अंदर हम लोग को साइकिल चलाने में इजीली चला पाएंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं चला पाएंगे? क्योंकि वहां पे हम लोग को अपोजिशन मिल रहा है। कौन अपोजिशन वहां पे दे रहा है? रोड दे रहा है। और रोड के वहां पे जो गड्ढे हैं, ब्रेकर है, वो अपोजिशन दे रहे हैं। सो किसके वजह से वो होगा? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के वजह से। अगर रोड कच्चा है मींस क्या, अगर वो डामर का नहीं बना हुआ है, जैसे गांव में रोड्स होते हैं, सो मट्टी के रोड से अगर, तो फिर वहां पे फ्रिक्शन फोर्स हम लोग को ज्यादा मिलेगा। वहां पे अपनी जो साइकिल की स्पीड है वो स्पीड नहीं, ज्यादा स्पीड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है। अगर रोड प्लेन रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम अप्लाई होगा और हम लोग अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर रोड में उबड़ खाबड़ गड्ढे हैं तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा और हमारी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे कांटेक्ट फोर्स के। नॉन कांटेक्ट फोर्स के केस में हम लोगों ने 3 एग्जांपल वहां पे देखे थे। सबसे पहला था मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा था ग्रेविटेशनल फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग ने, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग जनरली कहां पे देखते हैं? अपने घर के अंदर जो वायरिंग होती है, जो करंट आता है, वो किसके थ्रू आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोगों ने देखा था चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कौन अट्रैक्ट करेगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अगर नेगेटिव और नेगेटिव है, दोनों भी अगर नेगेटिव चार्जेस है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर दोनों भी पॉजिटिव चार्जेस है तो मींस क्या, अगेन वो एक दूसरे से दूर जाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बोला था? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका मीनिंग क्या? अगर अलग अलग चार्जेस है, डिफरेंट चार्जेस है, मींस क्या, अनलाइक, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम चार्जेस है मींस क्या, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फोर्स के केस में। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? और ग्रेविटेशनल फोर्स कब अप्लाई होता है? जब दो ऑब्जेक्ट हो और दोनों के पास मास हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे अप्लाई होगा और वो ऑब्जेक्ट, दोनों भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ पुल होंगे, मींस क्या, अट्रैक्ट होंगे। किसके थ्रू? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। अपने जो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, हम लोग उसको दूसरे नेम से क्या जानते हैं? ग्रेविटी। सो ग्रेविटी अपने अर्थ के में अप्लाई होता है, ठीक है। तो ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, सबके ऊपर फोर्स लगता है, दैट इज ग्रेविटी। और ये कहां पर फोर्स लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? सेंटर ऑफ द अर्थ के। ओके, सो अगर ये अर्थ है तो हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टे हैं, ये सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ग्रेविटी यहाँ पे अप्लाई होता है किस डायरेक्शन में? सेंटर ऑफ द अर्थ के डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन कैसा होगा? डाउनवर्ड। ओके, और किसके टुवर्ड्स होगा? सेंटर ऑफ द अर्थ के टुवर्ड्स, जिसकी वजह से हम लोग अभी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। अब वहां पे थर्ड हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने देखा था। मैग्नेटिक फोर्स कौन अप्लाई करता है? नाम में आ रहा है मैग्नेट। सो मैग्नेट अप्लाई करेगा मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेट के अंदर हम लोगों ने देखे थे 2 पोल्स होते हैं, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। हमेशा मैग्नेट के अंदर 2 पोल्स होंगे, चाहे वो मैग्नेट कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, हमेशा कितने पोल्स होने वाले हैं? 2 पोल्स होने वाले हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो इसके अंदर भी सेम, जैसा हम लोग ने चार्जेस वाले केस में देखा था,
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो सेम यहां पे भी है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ओके, जैसा चार्जेस वाले केस में था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो सेम केस यहाँ पे भी होता है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ओके, सो जो लाइक पोल्स रहेंगे मींस कि अगर हम लोग साउथ साउथ को बाजू बाजू में लाएंगे तो फिर वो क्या होंगे, एक दूसरे से रिपेल होंगे। नॉर्थ नॉर्थ को अगर हम लोग साथ में लाएंगे तो एक दूसरे से रिपेल होंगे, लेकिन हम लोग ने नॉर्थ और साउथ को एक साथ में लाया तो एक दूसरे से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स को दिखाने के लिए। एक ट्रे हम लोग ने कंसीडर किया है, यहाँ पे प्लास्टिक ट्रे है। ओके, सो इस प्लास्टिक ट्रे में हम लोग एक बॉटल कंसीडर कर रहे हैं, दो बॉटल्स हम लोग ने इसमें डाले हैं और इसके अंदर हम लोग ने क्या फिल किया है, वाटर। सो ये प्लास्टिक का ट्रे है जिसके अंदर हम लोग ने वाटर को फिल किया है और उसके अंदर दो हम लोग ने प्लास्टिक के बॉटल्स डाले हैं जिसके ऊपर हम लोग ने मैग्नेट्स रखे हैं। ओके, सो बताओ मेरे को मैग्नेट्स के अंदर कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं। सो कंसीडर करना है नॉर्थ ए साउथ, ए नॉर्थ ए साउथ। तो हम लोग को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग को एक प्लास्टिक का ट्रे रखना है जिसके अंदर हम लोग को वाटर फिल करना है, वाटर के अंदर हम लोग को दो बॉटल डालने हैं और दोनों भी बॉटल क्या कैरी करनी चाहिए, मैग्नेट। सो मैग्नेट के अंदर नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। अगर हम लोगों ने रेंडमली बॉटल्स को डाल दिया तो दोनों भी बॉटल्स का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या डायरेक्शन होगा, तो हम लोग इधर की प्रॉपर्टी देखते हैं। साउथ नॉर्थ पोल क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मींस कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो अगर हम लोगों ने रेंडमली डाले, सो ये बॉटल का क्या है, कैप, और ये क्या है, बॉटम, कैप बॉटम। सो हम लोग को ऐसा प्लेस करना है मैग्नेट कि जो साउथ पोल है वो कैप की तरफ आए और जो नॉर्थ पोल है वो बॉटम की तरफ आए। ओके, सो मैग्नेट को वहां पे प्लेस करना है, फिर उसको डाल देना है, बॉटल को वाटर के अंदर डाल देना है। जब हम लोग ने बॉटल को वाटर के अंदर डाला तो फिर जो कैप है फर्स्ट बॉटल का, दैट इज साउथ पोल, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, सेकेंड बॉटल के नॉर्थ पोल की तरफ, मींस क्या, बॉटम की तरफ। ओके, सो अगर हम लोग ने रैंडमली डाल दिया तो हम लोग को ऐसा फिगर मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, अगर हम लोग ने एक बॉटल को घुमा करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया। ओके, तो सेकेंड केस में मैं यहां पे बना रहा हूं, ये सेकेंड केस है कि पहले बॉटल को हम लोगों ने रेंडमली छोड़ा था तो फिर उसने ऐसा अपना वहां पे फिगर अप्लाई किया, फिगर वहां पे अक्वायर किया था। मींस क्या, जो पहले वाला बॉटल का जो हेड है दूसरे वाले बॉटल के बॉटम के साइड में अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साउथ नॉर्थ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अब सेकंड कंडीशन है कि अगर मैंने पहले वाले बॉटल को घुमा दिया, उल्टा कर दिया, उसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो अब बताओ यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ओके, सो नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर, मींस क्या, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। सो फिर अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम लोगों ने इसको ऐसा कर दिया तो दोनों में से एक बॉटल क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे। क्यों घूम जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भी अभी सामने सामने क्या आ रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ। लेकिन हम लोग को पता है नॉर्थ अट्रैक्ट होते हैं क्या, नहीं, रिपेल होते हैं। तो अट्रैक्ट कौन होता है, अनलाइक पोल्स। नॉर्थ का अनलाइक मींस क्या, अपोजिट पोल्स कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, साउथ पोल। सो ये बॉटल भी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ओके, अगर हम लोग ने इसको ऐसे उल्टा कर दिया तो दोनों में से एक बॉटल घूम जाएंगे। थर्ड कंडीशन, अगर हम लोग ने इसको उल्टा किया, अगर इसको पकड़े रहे, ओके, उल्टा किया और इसको ऐसा पकड़ करके रखे रहे, तो ए वाला बॉटल घूम जाएगा। अगर हम लोग ने वैसे ही छोड़ दिया, उल्टा करके छोड़ दिया, तो दोनों में से कोई भी बॉटल घूम करके अपना ए वाला कंडीशन अक्वायर करेगा, साउथ नॉर्थ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था जिसको हम लोग ने देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक और दैट इज यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर में, यूज योर ब्रेन पावर में क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में तो हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी देखा था, मींस क्या, 7th स्टैंडर्ड में। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन है यहाँ पे। सो हम लोग कैसे बता सकते हैं, जो हम लोग चार्जेस यहाँ पे देखते हैं अपने घर के अंदर, वायर के अंदर जो चार्जेस फ्लो करते हैं, सो उन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है, चार्जेस के बीच में, इसीलिए वो फ्लो करते हैं। तो इस एग्जांपल को हम लोग बता नहीं सकते कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है। सो दूसरा कौन सा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग प्रूफ कर सके कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। पहले तुम लोग आप लोग बताइए यहाँ पे कि ये फिगर कौन सा है, एक किसका फिगर है,
कंघी, कॉम। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बहुत बार देख चुके हैं, एज कि हम लोग इसको बहुत बार परफॉर्म भी कर चुके होंगे, आप में से बहुत सारे लोग इसको परफॉर्म भी कर चुके होंगे। तो ये नीचे वाले जो भी यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं, ये बॉक्स एक्चुअल में क्या है, बॉक्स है? नो, दिस इज द पीसेस ऑफ पेपर। ओके, ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग में से बहुत सारे लोगों ने इसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी किया होगा। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग करते क्या है, कॉम को कहां पे रब करते हैं, अपने हेयर में। वो जो कंघी है उसको हम लोग अपने बाल में रब करते हैं। ओके, सो इस कॉम को जब हम लोग अपने हेयर में रब करेंगे, सो हमारे हेयर के जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो कहां पे आ जाएंगे, इस कॉम के ऊपर आ जाएंगे। सो जो हमारे हेयर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इस कॉम के ऊपर आ जाएंगे। सो अब ये जो कॉम है ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके, सो इस पेपर में पॉजिटिव चार्ज होगा। सो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो जिसके वजह से एक कॉम एक पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? पहले तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, जब हम लोग डायरेक्टली कॉम लिए और पेपर के पास लेके गए तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। कब अट्रैक्ट करेगा? इस कॉम को हम लोग को क्या करना है, अपने हेयर में रब करना है। जब हम लोग हेयर में रब करेंगे तो इसके ऊपर क्या जनरेट हो जाएंगे, चार्जेस जनरेट हो जाएंगे। क्या कहीं से आ जाते हैं क्या, अपने आप जनरेट हो जाते हैं उसके अंदर से? नहीं, एक चार्जेस कैसे जनरेट होते हैं, जो हमारे हेयर में जो चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे वो चार्जेस इस कॉम के ऊपर आ जाएंगे, जिसके वजह से अभी चार्ज कॉम क्या हो गया, चार्ज अक्वायर कर लेगा। यहाँ पे कंसीडर करना है नेगेटिव चार्ज अप्लाई करेगा। सो पेपर के पास पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो जिसके वजह से एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म होता है। ओके, सो हियर we see the example of different types of forces. Now our next topic is balanced and unbalanced force. Okay, so our next topic is balanced and unbalanced force. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स को देखने से पहले हम लोग एक यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये क्या है, टेबल, जिसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा हुआ है। अब इसको हम लोग ने एक थ्रेड से अटैच किया। थ्रेड से अटैच करने के बाद हम लोग ने उस थ्रेड को, ये जो सर्कल में दिख रहा है, इस सर्कल को कंसीडर करना है यहाँ पे वेइंग पेन। ओके, सो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेइंग पेन। सो यहाँ पे जो सर्कल से एक है वेइंग पेन्स। वेइंग पेन्स का मीन्स है जो तराजू के अंदर जिसके ऊपर हम लोग वजन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेइंग पेन्स। तो ये एक बार फिर से देखते हैं। हम लोग ने सबसे पहले स्टूल लिया, टेबल लिया, उसके ऊपर हम लोग ने कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा और उस दोनों बॉक्स के दोनों भी साइड में हम लोग ने क्या बांध दिया, थ्रेड बांध दिया। अब उस दोनों भी थ्रेड को हम लोगों ने किससे बांधा, वेइंग पेन से बांधा। ओके, अब कंसीडर करो कि यहाँ पे मैंने इस वाले पेन पे 50 ग्राम का वेट रखा। ओके, कितना वेट रखा, 50 ग्राम का, और इस वाले वेट पे भी 50 ग्राम का वेट रखा। तो बताओ, अब ये जो बॉक्स रखा था कार्डबोर्ड का, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा कि नहीं? फोर्स अप्लाई होगा। कौन अप्लाई करेगा इसके ऊपर फोर्स? ये दोनों भी पेन्स। ओके, क्यों अप्लाई करेंगे यहाँ पे? क्योंकि जब हम लोग ने वेट रखा तो ग्रेविटी क्या करेगी, इन लोग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी। ओके, सो ग्रेविटी पुल करेगी तो इन लोग कहां से अटैच है, इस बॉक्स से अटैच है। सो दोनों भी क्या करेंगे, दो बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ओके, सो जब हम लोग ने 50 ग्राम को यहाँ पे रखा तो कंसीडर करना है 50 न्यूटन का फोर्स इस वाले पेन ने लगाया और 50 न्यूटन का फोर्स इस वाले पेन ने लगाया यहाँ पे। सो बताओ, यहाँ पे कार्डबोर्ड अपने जगह से मूव करने वाला है? नहीं मूव करने वाला है। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि दोनों साइड से इसको सेम फोर्स लग रहा है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि इसके ऊपर 30 ग्राम का फोर्स, 30 ग्राम का हम लोग ने वेट डाला, तो अब इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा, 30 न्यूटन का। अब बताइए यहाँ पे कि ये जो कार्डबोर्ड है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? यहाँ पे 30 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ पे 50 न्यूटन का लग रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? इसके साइड में जाएगा, क्योंकि उसका वेट यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। वेट ज्यादा है मींस क्या हो, ज्यादा फोर्स लगा रहा है, और जिस साइड ज्यादा फोर्स लगेगा वो उसी साइड में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सो इसी के बेस पे हम लोग बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, व्हेन टू
forces applied on a object, okay, when two forces applied on a object, यहाँ पे दो forces applied हो रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, okay, so when two forces applied on an object with same magnitude, and in opposite direction, so this force is called as balanced force. तो हम लोग यहाँ पे देखना है फर्स्ट वाले केस में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे 50 ग्राम, यहाँ पे भी 50 ग्राम, सो 50 न्यूटन का फोर्स इधर पे भी लग रहा था, 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे भी लग रहा था, ओके। सो ए वाला जो फोर्स था, जो 50 न्यूटन लगा रहा था, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा था, और जो ए वाला 50 न्यूटन था इस डायरेक्शन में लगा रहा था। मींस क्या, दोनों भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वहां पे काम कर रहे थे। सो यहाँ पे लिखा हूं मैंने कि when two forces applied on an object with same magnitude का मींस क्या, अमाउंट, ओके। सो अमाउंट सेम मैग्नीट्यूड का मींस अमाउंट, तो इधर पे भी सेम अमाउंट था, यहाँ पे भी सेम अमाउंट था, तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ पे भी लग रहा था, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ पे भी लग रहा था। तो पहले वाले केस में हम लोग ने वही कंसीडर किया था, लेकिन जो डायरेक्शन था वो कैसा था, अपोजिट, ओके। सो जो डायरेक्शन था वो अपोजिट था, जो फर्स्ट वाला फोर्स था इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था, जो सेकंड वाला फोर्स था इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। जब भी बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम लोग को एक चीज याद रखना है कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहने वाला है, ओके। सो जब पहले वाले केस में 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा था, 50 न्यूटन का यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, तो ऑब्जेक्ट कैसा था, रेस्ट में था, किसी भी साइड में नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि ये दोनों भी साइड से बैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहे थे। अब अगर नॉन अनबैलेंस्ड फोर्स का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखना है हम लोग को। टू फोर्सेस, डेफिनेशन दोनों में सेम रहने वाले, बस वहां पे एक टर्म का डिफरेंस होगा। व्हेन टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट, वहां पे हम लोग ने क्या देखा था, विथ सेम मैग्नीट्यूड, ओके। सो यहां पे क्या हो जाएगा, विथ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, with different magnitude and in different direction. So this force is called as अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब क्या, जो हम लोगों ने सेकंड वाला एग्जांपल कंसीडर किया, सेकंड वाले एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोग ने वेट कितना रखा था, 50 ग्राम, यहाँ पे हम लोग ने वेट कितना रखा, 30 ग्राम। जब वेट दोनों में डिफरेंस है, तो 30 ग्राम वाला 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, 50 ग्राम वाला 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। सो डिफरेंट मैग्नीट्यूड वाला दोनों भी जन यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। सो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक चीज अब ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला था, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किस में रहने वाला है, रेस्ट में। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा, तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करेगा। किस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करेगा, जिस डायरेक्शन में ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला फोर्स एक्ट करेगा, ओके। सो यहाँ पे ग्रेटर मैग्नीट्यूड किसके पास था, इस वाले फोर्स के पास था, दैट इज 50 न्यूटन। इसका डायरेक्शन इस साइड था, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके। सो इस बेस पे हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया। अब जो आगे के हैं, इसके बाद वाले जो एग्जांपल्स हैं बेस्ड ऑन बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए, ये टॉपिक्स को एक बार और रिवाइज करना है, ओके। देन अगेन इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू।